हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवलिन एकेडमी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब भी हमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, तब हम एक एंटीबायोटिक खाते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं। बट क्या हो अगर उस एंटीबायोटिक का हमारी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े? जी हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक सिवियर हेल्थ इशू बनते जा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया इस प्रकार से इवॉल्व हो चुका है कि वो एंटीबायोटिक्स के इम्पैक्ट को अब रेजिस्ट करने लगा है। तो एक टाइम पे जो डिजीजेस ईजिली क्योर हो जाती थी, अब उन्हें क्योर होने में बहुत लंबा समय लग रहा है। टुगेदर विद दैट द प्रोसेस हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी एक्सपेंसिव। चलिए हम देखते हैं आगे इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप किस प्रकार से हो रहा है। पहले हो रहा है ये क्योंकि बिकॉज ऑफ द जेनेटिक अडेप्टेशन। जिस प्रकार से हमारी बॉडी अलग अलग चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी बहुत रैपिडली अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को एंड रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन और ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स। टुगेदर विद दैट ओवर यूज़ और मिसयूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, स्पेशली इन द हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिससे कि ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज रहते हैं वो वाटर सोर्सेज के थ्रू, फूड सप्लाईज के थ्रू, पर्सन टू पर्सनस एक दूसरे में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिससे कि अब अगला पर्सन भी अगर एंटीबायोटिक खाता है उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फर्स्ट कॉज है ओवर प्रिस्क्रिप्शन। कभी कभी डॉक्टर्स जो एक छोटी सी क्योरेबल डिजीज़ होती है, जो कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उसको क्योर कर सकता है, उसके लिए भी हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। इसी के साथ साथ कभी किसी पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़ हुई है, तो उसे जो कोर्स दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, फॉर एग्जांपल अगर 5 दिन का कोर्स है या 6 दिन का कोर्स है, अगर उसे 3 दिन में ही ठीक महसूस होने लगता है तो वो 3 दिन में कोर्स छोड़ देता है, जिससे कि उसके बॉडी में जो बैक्टीरियाज बचे हुए हैं वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं, वो एंटीबायोटिक्स को अडेप्ट कर लेते हैं और सरवाइव कर जाते हैं, जिससे अगली बार जब वो एंटीबायोटिक्स यूज़ करेगा तो उसका बॉडी विल रेजिस्ट इट। नाउ एग्रीकल्चरल यूज़ के अंदर भी एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पेशली इन लाइफ स्टॉक्स फार्मिंग। वहाँ पे भी एनिमल्स को बैक्टीरियल डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। इससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और उन एनिमल्स को जब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तब भी स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंस होता है। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं? सबसे पहला है इंक्रीज मोर्टेलिटी, यानी मृत्यु दर में इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? एक छोटी सी डिजीज़ जो कि ईजिली क्योरेबल थी, ईजिली क्योरेबल एक एंटीबायोटिक के थ्रू थी। मुझे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और वो मैं एक गोली खा के अब वो क्योर हो सकता था, बट अब एंटीबायोटिक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है उस इन्फेक्शन पे, तो अल्टीमेटली इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू क्योर दैट इन्फेक्शन एंड इट हैज़ लेड टू कॉम्प्लिकेशंस एंड उसके बाद में फर्दर लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है इस वजह से। सेकेंड इम्पैक्ट ये है कि लोगों के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के अंदर अब दूसरा और ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है और प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक बर्डन जो भी पेशेंट होता है उसके ऊपर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले एक छोटा सा इन्फेक्शन होगा जो कि एक टैबलेट से क्योर हो रहा था, अब उसके लिए एक दूसरा ऑल्टरनेट आपको मीन्स यूज़ करना पड़ेगा टू क्योर इट, एंड विच इज़ sometimes expensive and it is creating an economic burden on the patients. Reduced effectiveness, जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स अगर इनफेक्टिव होती जाएगी, जैसे जैसे इनफेक्टिव होती जाएगी वैसे वैसे मेडिकल प्रोसीजर और ज़्यादा रिस्की होते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक डिज़ीज़ है वो 100 mg की टैबलेट से ठीक हो रही थी, अब उसको ठीक करने के लिए अंदर 500 mg की टैबलेट लगेगी,
इससे ही ऑटोमेटिकली द प्रोसीजर बिकम्स रिस्कियर। नाउ क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे हम ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोक पाएँ, इसे ख़त्म कर पाएँ। पहला होगा रिस्पॉन्सिबल प्रिस्क्राइबिंग। सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कि कोई भी छोटी डिजीज़ के लिए भी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उनको भी एक गाइडलाइन को फॉलो करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए। टुगेदर विद दैट उन्हें तभी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो। इसके अलावा हम इन्फेक्शन ही प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे कि एंटीबायोटिक्स यूज़ ही ना करना पड़े। जैसे कि हम हेल्थ एंड हाइजीन को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, वैक्सीनेशंस ले सकते हैं। नाउ इसके अलावा सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, इसके अंदर है ट्रैकिंग एंटीबायोटिक यूज़ एंड रेजिस्टेंस पैटर्न टू इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़। यानी कि हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस पैटर्न किस प्रकार का है, कहाँ के लोगों के अंदर ज़्यादा डेवलप हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कहाँ पे कम हो रहा है। फिर उसके बाद में उन्हें हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़। इसके अलावा हम न्यू ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं रिसर्च करके, जो कि एक ऐसे हम लोग इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स डेवलप कर सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को कॉम्बैट कर पाए। नाउ व्हाट आर द फ्यूचर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। फर्स्ट इज कंटिन्यूड विजिलेंस। पहले तो हमें एक रॉबस्ट सर्वेलेंस करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये एंटीबायोटिक यूज़ किस प्रकार से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसके उसके इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ रहे हैं, किस प्रकार से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, किन किन एरियाज़ में बढ़ रहा है, घट रहा है। उसके साथ साथ में हमें पब्लिक अवेयरनेस के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें कुछ नाम पता होते हैं एंटीबायोटिक्स के, हमें कोई भी डिजीज़ होती है हम तुरंत वो एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं इन विदाउट नोइंग कि उसके इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे क्या पड़ने वाले हैं। सो इसके लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमें लाने पड़ेंगे ताकि हम न्यू एंटीबायोटिक्स डेवलप कर पाएँ। टुगेदर विद दैट हम एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मेथड्स को ला पाएँ। rather than एलोपैथी वी कैन गो फॉर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी ट्रीटमेंट्स, इनके लिए भी हम जा सकते हैं। टुगेदर विद दैट वी कैन यूज़ द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑल्सो, जो कि इन्फेक्शन को ही पहले प्रिवेंट कर लें हम, ताकि हमें एंटीबायोटिक्स को खाना ही ना पड़े। लास्ट इज ग्लोबल कोलैबोरेशन। हमें ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ये स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को रोकने के लिए। तो इसी के साथ हम हमारे टॉपिक को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।